हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वनडे एग्ज़ाम क्रैक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए। और इसमें हम आज विज्ञान सब्जेक्ट यानी कि साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जिससे आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है और ये आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही नए ईयर्स के क्वेश्चंस तैयार होते हैं। अगर आपने थ्योरी के साथ साथ 50% एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने 50% से ऊपर अपने एग्ज़ाम्स को भी सॉल्व कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाले प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त, पारदर्शक, अपारदर्शक या अल्प पारदर्शक? तो ये अल्प पारदर्शक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, किसी प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है। किस प्रकाश स्रोत से? तो बिंदु प्रकाश स्रोत, सूर्य, सभी प्रकाश स्रोत या अल्प पारदर्शक? तो ये है बिंदु प्रकाश स्रोत। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? तो तब खंड चंद्र ग्रहण होता है। अगला है, मंगलयान मंगल ग्रह की सतह पर कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। अगला है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर या सतीश धवन? तो ये थे राकेश शर्मा। अगला है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है वाशिंगटन डीसी में। अगर हम इसरो की बात करें तो ये है केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला है, मृदा का लाल रंग उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण मृदा का लाल रंग होता है? तो लाल रंग यानी कि आयरन ऑक्साइड, जिसमें लोहा पाया जाता है। इस लोहे के कारण ही यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण ही मृदा लाल रंग की होती है, जैसे कि लैटेराइट मिट्टी लाल रंग की होती है। किस मिट्टी में आलू अधिक अच्छा होता है? तो ये बलुई मिट्टी में आलू की उत्पादन क्षमता अधिक होती है। इसमें मूंगफली भी अच्छा होता है। मूंगफली हुआ और अदरक हुआ, ये सारी चीज़ें बलुई मिट्टी में ही होती हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है। तो समान रूप में कटाव होता है। बारीक बालों के कणों की माप होती है किससे? तो 0.02 मिमी से 0.2 मिलीमीटर तक। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 60% से 80%। नियमित खाद के प्रयोग से क्या होता है? तो उपज की वृद्धि होती है। कंपोस्ट खाद किससे बनाई जाती है? तो कंपोस्ट खाद गोबर से भी बनाई जाती है और कूड़े कचड़े को गला सड़ा के भी बनाई जाती है। अगला है, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। तो ये अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं। अगला है, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है किसकी? तो ये रोगाणु प्रतिरोध में वृद्धि होती है। कीटनाशक क्या होते हैं? तो ये विष युक्त होते हैं। खरीफ की फसल कौन है इसमें से? ये बताना है। तो ये है धान। गेहूं जो है वो रबी की फसल है, चना भी रबी की फसल है और मटर भी रबी की फसल है। अगला है, हैरो खेत से निकालने के काम आता है। हैरो क्या है? तो ये खरपतवार निकालने का, जो आम गांव में हर वगैरह लोग कहते हैं वो से। डिबलर से बुआई नहीं होती है। तो ये धान
आप सभी जानते हैं कि धान जो है वो हाथ से उसको लगाया जाता है, और बाकी सारी चीज़ों का ये बीज का जो वो होता है डिबलर, एक मशीन होती है जिसमें ज़मीन में छेद करके उसमें बीज को डाल देती है। अगला है श्वसन अंग कौन सा है? तो ये है हृदय। हृदय यानी हृदय में जो फेफड़े के होता है आसपास, तो उसे हम श्वसन अंग कहते हैं। फेफड़ा नहीं, सॉरी, गलती से भी निकल गया मुँह से। हृदय एक श्वसन अंग है। कंकाल तंत्र के कार्य पूछा है, तो कंकाल तंत्र के कार्य जो है वो श्वसन में सहयोग प्रदान करता है। अगला है छेदक दंतों में जड़ होती है, तो ये दो होते हैं, छेदक, भेदक, कृंतक, और एक और होता है ऐसे करके, इंग्लिश में तो याद रहता है, इसमें तो मोलर, प्री मोलर ऐसे करके होता है, ऐसे चवर्णक, अग्र चवर्णक ऐसे होता है ये, इस प्रकार के। दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं? तो देखिए इसे इनेमल कहते हैं। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या लेना चाहिए? तो इस विटामिन ए और विटामिन सी अच्छा स्रोत है। दांतों का कार्य क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि दांतों का कार्य सब कुछ है, भोजन को चबाना भी, भोजन को फाड़ना भी, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना या पीसना भी। दांत के बाह्य भाग कौन से होते हैं? तो ये होते हैं मूल दंत और ग्रीवा दंत। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये है पेप्सिन एंजाइम। अमाशय ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो ये है गैस्ट्रीन। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य कौन करता है? तो ये करता है पैराथॉर्मोन। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो मैं आपको बता दूं, जल में घुलनशील एक ट्रिक है, जैसे कि KEDA, ये जो है ये वसा में घुलनशील है, इसे कीड़ा कहते हैं। तो यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो है वसा में घुलनशील है। और विटामिन एक सेकेंड, विटामिन सी और बी, ये दोनों जो है ये जल में घुलनशील है। तो ये दोनों आंसर इसके सही होंगे। दांत की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? तो ये है कैल्शियम और फास्फोरस। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, तो ये किया जाता है पाश्चुरीकरण द्वारा। इसमें दूध को पहले 67 डिग्री तक गर्म किया जाता है, उसके बाद उसे कोल्ड स्टोरेज में ठंडा किया जाता है, उसके बाद उसे पैकेट में पैक किया जाता है। अगला है परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है किसमें? तो ये है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। नेक्स्ट है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित? तो ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु के नाभिक में क्या स्थित होते हैं? तो इसमें होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो ये होता है 2 और 8। निम्न में से तत्व का वह गुण जो पूर्णांक है किसका? तो ये है परमाणु क्रमांक का। किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में भिन्न होती है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो ये है CaOH2। भौतिक परिवर्तनों में होता है, तो इसमें पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? तो ये मोम का पिघलना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो ये है कागज का जलना। रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो जो चीज़ें जिस अवस्था से दूसरी अवस्था में जा चुकी हैं, तो वो उस अवस्था से पहली अवस्था में नहीं आ सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई दूध है और अगर आप दूध को दही में बदल दिए हैं, तो वो दही से दूध में नहीं बदल सकता। इसी तरीके से अगर आप दूध का पनीर बना चुके हैं,
पनीर। तो पनीर से वो दूध में नहीं आएगा, वो पनीर ही रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से, ये तो हो चुका है, ज्वालामुखी का फूटना क्या है? तो ये एक अनियमित परिवर्तन है। दिन और रात का होना क्या कहलाता है? तो ये नियमित और ये प्राकृतिक परिवर्तन है। अम्ल वे हैं जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। एक पदार्थ में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति है ब्रनस्टेड और लोरी के अनुसार, तो ये अम्ल है। एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन युगल ग्रहण करके उपसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति लुईस की धारणा के अनुसार क्या है? तो ये भी अम्ल है। अगला है सिंचाई की कटाऊ पानी विधि कौन सी है? तो ये है अपलावन या प्रवाह विधि। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो ये न्यूटन है। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा? तो ये होगा जूल। एक जूल बराबर कितना होता है? तो ये होता है न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, ये उसका सूत्र होता है। वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उसे बाह्य बल लगा करके गति न प्रदान की जाए। सपोज़ कोई अगर गाड़ी खड़ी है तो जब तक उसे धक्का ना दिया जाएगा, हाथ गाड़ी की मैं बात कर रही हूँ, तो वो तब तक चलेगी नहीं, वो तब तक खड़ी ही रहेगी। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? तो ये होता है W/F। चिमटा किसका उदाहरण है? तो चिमटा एक तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। कोशिका का भाग क्या है? तो ये केंद्रक है। C। साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पिंड क्या है? तो ये केंद्रक है। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये केंद्रक है। जीवन का मूल आधार क्या है? तो ये जीव द्रव्य है। मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये 206 होती हैं। और अगर मैं नवजात शिशु की बात करूं तो उसमें 350 हड्डियां होती हैं। और धीरे धीरे ये जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे ये घट करके 206 में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये थे हमारे साइंस के कुछ MCQs क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस MCQs को एग्ज़ाम्स के पहले ज़रूर देख लिए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप लोग एग्ज़ाम्स के पहले थोड़ा सा देख लेते हैं 2-3 बार भी, तो ये आपको याद हो जाएंगे, जिससे आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं 1-1 नंबर के, वो भी इसी से आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने शेयर और लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, और रिक्वेस्ट आप लोगों से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और प्लस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप लोग तक मिलती रहें। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।